सेक्शन 24 फीस। तो इट्स वेरी सिंपल सेक्शन, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी डिज़ाइन से रिलेटेड मैटर है, कोई भी एप्लीकेशन है आप दे रहे हो, तो आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। एज वेल एज अदर डिज़ाइन रिलेटेड सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आपकी तब तक मान्य नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड until you pay the fees. Okay, so you must pay the prescribed fees which are given in the first schedule. ठीक है, so this is वेरी सिंपल। और कोई भी प्रोसीडिंग है जिसके अंदर जैसे फीस की ज़रूरत है, जैसे कि आप कैंसिलेशन के लिए कोई ये फॉर्म 8 फाइल कर रहे हो, तो आपने फॉर्म 8 तो फाइल कर दिया बट आपने फीस पे नहीं की, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा फॉर्म 8 का, ठीक है। सो दिस वाज वेरी सिंपल, ठीक है। नोटिस ऑफ ट्रस्ट नॉट टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर क्या है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज अ ट्रस्ट। ओके, सो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि ट्रस्ट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है यार, पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल तो ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं उस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने वो प्रॉपर्टी ली है या मैं उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर ना करवा के अपने फ्रेंड के नाम पे रजिस्टर करवा दे रहा हूं, ठीक है। मैंने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाया, टू लाइक कुछ भी हो सकता है, टैक्स रिलेटेड इशू या एनी काइंड ऑफ इशू, ठीक है। मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अपने फ्रेंड के नाम पे रजिस्टर करवा दिया, बट एक्चुअल जो बेनिफिट्स हैं उस प्रॉपर्टी के वो तो मुझे ही मिलेंगे, बट मैंने सिर्फ किसी और के नाम करवा दिया। इसको बोलते हैं ट्रस्ट अरेंजमेंट। गेटिंग इट और नॉट? इसको बोलते हैं ट्रस्ट अरेंजमेंट। और ट्रस्टी कौन होता है? जो कि लीगल ओनर है। जैसे मेरा फ्रेंड है ना, वो लीगल ओनर हो गया उस प्रॉपर्टी का, बट बेनिफिशियरी कौन है? उस प्रॉपर्टी से रियल बेनिफिट किसको मिल रहा है? उस प्रॉपर्टी से रियल बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो मैं हो गया बेनिफिशियरी। और इस अरेंजमेंट को, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के अरेंजमेंट को ट्रस्ट बोला जाता है। गेटिंग इट और नॉट? जैसे कि मे बी दिस एग्जाम्पल इज नॉट गुड, और लाइक समझने की कोशिश करना। जैसे कि अ फादर बाइज अ लैंड फॉर हिज चाइल्ड, ठीक है। मान लेते हैं उसका बच्चा अभी 6 साल का है या 7 साल का है, और फादर को लग रहा है कि जब ये बड़ा होगा तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। तो अभी वो माइनर है, माइनर के नाम पे तो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो सकती, तो फादर ने क्या किया कि अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा ली। तो फादर यहां पे क्या हो गए? ट्रस्टी हो गए। बट उस प्रॉपर्टी के रियल बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? बेनिफिशियरी, जो कि उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रस्ट अरेंजमेंट बिटवीन, इवन दो प्रॉपर्टी फादर के नाम पे है बट वो उसकी नहीं है, वो उसका जो रियल बेनिफिशियरी है वो चाइल्ड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे यू कैन से कि कोई लॉयर है, अब क्लाइंट ने 5 लाख रुपए दिए लॉयर को टू सेटल अ केस, ठीक है। तो लॉयर ने क्या किया? लॉयर पुट्स इट इन अ बैंक अकाउंट अंडर हिज ओन नेम, क्योंकि उसको 5 लाख रुपए दिए गए, बट ओनली फॉर यूजिंग इट फॉर द क्लाइंट, ठीक है। तो लॉयर कौन हो गया? ट्रस्टी हो गया, बट वो 5 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो किसके लिए यूज करेगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट कौन हो गया? बेनिफिशियरी हो गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रस्ट अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पे सेक्शन 25 में क्या बोला जा रहा है? नोटिस ऑफ ट्रस्ट नॉट टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। देखो, रजिस्टर में जो नाम लिखा जाता है, जैसे पेटेंट रजिस्टर है या डिजाइन रजिस्टर है, अब आप इसमें लिख रहे हो कि डिजाइन का प्रोपराइटर है अपूर्व या डिजाइन की प्रोपराइटर है मानसी, ठीक है। तो अब वो सिर्फ लीगल नेम ही है। अब ऐसा नहीं है कि मानसी सिर्फ लीगल ओनर है लेकिन डिजाइन के फायदे किसी और को मिल रहे हैं।
इस सबसे पेटेंट एक्ट या डिजाइन एक्ट को कोई मतलब नहीं, ट्रस्ट अरेंजमेंट से कोई भी मतलब नहीं। वो लिखेंगे भी नहीं कि ठीक है लीगल ओनर इज मानसी, बट मानसी इज होल्डिंग दिस डिजाइन और होल्डिंग दिस पेटेंट इन बिहाफ ऑफ समवन। जो पेटेंट से या डिजाइन से लाइसेंसिंग से जो भी पैसा आ रहा है वो किसी और को मिल रहा है, बट मानसी इज ओनली द लीगल ओनर। इस सब चीजों से पेटेंट एक्ट को, पेटेंट रजिस्टर को, डिजाइन रजिस्टर को कोई भी मतलब नहीं है कि बेनिफिशियरी कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ लीगल ओनर का ही नाम लिखते हैं। ट्रस्ट जो होते हैं वो प्राइवेट मैटर्स होते हैं, वो पब्लिक रजिस्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड नाउ आई होप। ठीक है, तो अगर कोई इंसान कोई डिजाइन या फिर कोई पेटेंट को होल्ड कर रहा है इन ट्रस्ट ऑफ समवन, ठीक है, कि नाम तो इसका लिख दिया बट फायदा किसी और को मिल रहा है, इस सबसे डिजाइन रजिस्टर और पेटेंट रजिस्टर को कोई मतलब नहीं। रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाएगा कि मानसी इज द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। अब इफ मानसी इज गिविंग बेनिफिट्स टू समवन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ एनीथिंग, डिजाइन रजिस्टर को कोई लेना देना नहीं इससे। प्राइवेट ट्रस्ट रिलेशनशिप मस्ट रिमेन प्राइवेट, नॉट फॉर द पब्लिक रजिस्टर। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। क्लियर है ना? ट्रस्ट, ये ट्रस्ट वाली चीज पेटेंट एक्ट में भी थी। ठीक है, सो trust is not entered in the register. Okay. Then coming on to सेक्शन 16, इंस्पेक्शन ऑफ एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द रजिस्टर। अब देखो ये डिज़ाइन का रजिस्टर है, आप डिज़ाइन रजिस्टर की एक सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डिज़ाइन रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकता है, और यू कैन यूज इट इन एनी टाइप ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो डिज़ाइन रजिस्टर जैसे मैंने कल आपको दिखाया भी था। ठीक है, सो दैट इज़ द डिज़ाइन रजिस्टर। तो यू कैन गेट द कॉपीज ऑफ द डिज़ाइन रजिस्टर, ऑल द एंट्रीज मेड इन द डिज़ाइन रजिस्टर, ऑल द लीगल रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्रोपराइटर का नाम है, तो वो आप वैसे फॉर्म 6-7 का यूज़ करके तो आप लीगली जाके ले रहे थे, बट अगर आप सिर्फ रजिस्टर्स को ही देख के लेना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन टेक इट। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? इंस्पेक्शन इज अलाउड एट ऑल कन्वीनियंट टाइम्स, मींस ऑफिस आवर्स में जाके आप डिजाइन रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट नोटिस नहीं होते हैं डिजाइन रजिस्टर के अंदर, और सारी चीजें आप कॉपीज ले सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ द फीस रिक्वायर्ड। ठीक है, सो ये पेटेंट एक्ट में भी था। ठीक है, सो फॉर दिस यू हैव टू यूज फॉर्म 15। प्रदीप, यू वाज सेइंग अर्लियर इन द क्लास रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट, तो वो रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट वो वाला डिजाइन सर्टिफिकेट नहीं है, ये पेटेंट रजिस्टर की कॉपी ले रहे हो आप, वो वाले सर्टिफिकेट की बात हो रही है। सो हेयर यू विल यूज फॉर्म नंबर 15। ओके, सो फॉर दिस रिलेटेड रूल इज ठीक है, so certified copies of document, certified copies of an entry in the register, और certified copies of extract, डिस्क्लेमर, एफिडेविट, डिक्लेरेशन, जो कुछ भी है, एंड कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है ऑफिस का और फ्रॉम रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड शैल बी फर्निश्ड बाय द कंट्रोलर ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ओके, सो यू कैन check it, and you can use form number 15 to get this these copies, सर्टिफाइड कॉपीज। जैसे रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप फॉर्म 15 डालो, रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी, सेक्शन 26 एंड रूल 41। सी व्हाट इट इज, रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी। तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट नंबर एंड क्लास डाल दो, इन द मैटर ऑफ डिजाइन नंबर दिस, क्लास दिस। अब यहाँ पे आपको डिजाइन नंबर भी पता है, क्लास भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। ठीक है, बस वो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए कि मेरे को चाहिए कि भाई ये चीज, हाँ ये चीज ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट नेम, आई हेयर बाय रिक्वेस्ट टू फर्निश मी विद योर सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट, एंड टू सेंड द सर्टिफिकेट टू द पर्पज ऑफ फॉर विच द सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। पर्पज भी बता दो कि मेरे को कोर्ट में एविडेंस के तौर पे दिखाना है, सारी चीजें। यू कैन गेट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्टर। तो आप मुझे ये बताओ,
फॉर्म 5, 6 और 7 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यहाँ पे? फॉर्म 5 में आप डिजाइन को इंस्पेक्ट करते थे, फॉर्म 6 में आप इंफॉर्मेशन लेते थे अगर आपको डिजाइन नंबर पता है, फॉर्म 7 में अगर आपको डिजाइन नंबर नहीं पता तो आप इंफॉर्मेशन लेते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सब कुछ पता है बट आपको एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए है टू गेट द इंसर्ट, लाइक यू गेट द नंबर एंड ऑल, क्लास सब कुछ पता है बट हाँ प्रूफ चाहिए कि हाँ ये मेरी डिजाइन है, इस क्लास में रजिस्टर है, इसने इन्फ्रिंज किया है, तो मैं एक डिजाइन रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी ले लूं और मैं उसको एविडेंस के तौर पे दिखा दूंगा जाके। ठीक है, सो ये पेटेंट एक्ट में भी था। ठीक है, ओके, सो we have done till section 26, certified copies of this. We'll do till section 29 today and then we will have a class in weekend or maybe next Saturday as you guys tell me. ठीक है, तो सेक्शन 27 में क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ और टू द कंट्रोलर मेड अंडर द, ठीक है, प्रिविलेज ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये वहां पे भी था कि अगर आप कंट्रोलर से कोई रिपोर्ट ले लें, कंट्रोलर से कोई चीज लिखित में ले लें तो उसका आपको प्रिविलेज मिलता है, उसको प्राइमा फेशी एविडेंस की तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी इंटरनल रिपोर्ट नोट टू द कम्युनिकेशन, लाइक कुछ भी आप कंट्रोलर से रिलेटेड है तो जो कंट्रोलर प्रिपेयर करता है, someone submits to the controller during the processing of a design matter cannot be published। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ये है कि वहां पे भी ये था कि जो भी जैसे कंट्रोल एग्जामिनर ने कंट्रोलर को रिपोर्ट भेजी, कोई भी इंटरनल रिपोर्ट्स थी वो पब्लिक नहीं हो सकती थी, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, तो वो पब्लिक डेटाबेस के अंदर नहीं जाती हैं, वो प्रिंटेड नहीं होती हैं, कंट्रोलर की जो भी इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में इंटरनल एग्जामिनेशन नोट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, टेक्निकल रिमार्क्स होते हैं, so these reports will not be open to public। okay, then coming to prohibition and publication of specifications, drawing etc where application is abandoned। तो इससे रिलेटेड हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें आप लोग थोड़ा सा फंस भी गए थे, तो आई होप कि अगर हमने ये और अच्छे से पढ़ा होता, मतलब अगर ये भी पढ़ लिया होता तो यू हैव डन इट इन few seconds। ठीक है, तो what it says about section 28 prohibition of publication when application is abandoned or refused। तो हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि अगर किसी एप्लीकेंट के नेग्लेक्ट की वजह से आपकी एप्लीकेशन अबेंडन हो गई है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर किसी के नेग्लेक्ट की वजह से आपकी एप्लीकेशन को अबेंडन कर दिया गया है तो द एप्लीकेशन एंड एनी ड्रॉइंग्स, फोटोग्राफ्स, कोई भी ट्रेसिंग्स, रिप्रेजेंटेशन, कोई भी स्पेसिमेन left in connection with the application shall not at any time be open to public inspection or published by the controller। अगर आपकी डिजाइन abandon हो गई है तो वो कभी भी पब्लिश नहीं होगी, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए उस क्वेश्चन में क्या था कि abandon तो हो गई है बट हम उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो क्या उसको प्रायर आर्ट माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कभी पब्लिश ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये पेटेंट एक्ट में भी बताया था कि अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दी और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दी तो आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फिर कभी पब्लिश नहीं होती। ठीक है, सो दिस आई हैव डन। नाउ कमिंग टू section 29 power of controller to correct clerical errors, same was there in the patent act also, power of controller to correct clerical errors, which section, tell me। ओके, चैप्टर 15 था, बिल्कुल सही बोला है आपने, पावर ऑफ कंट्रोलर्स जनरली। ठीक है, तो द सेक्शन नंबर इज 78। ठीक है, आई होप ऑल योर एफर्ट्स fetch you a patent agent certificate। okay, so power of controller to correct clerical errors। तो what are clerical errors? ठीक है, जैसे कि कोई भी टाइपो मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई माइनर एरर्स हैं, ठीक है, कोई डिटेल से रिलेटेड मैटर है, तो इसमें कोई आपकी एक्चुअल डिज़ाइन चेंज नहीं होगी, कोई ओनरशिप राइट चेंज नहीं होगी, कोई लीगल सब्सटेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग कैन करेक्ट दिस व्हाट योर क्लरिकल एरर्स। आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी
और यहाँ पे आपको फॉर्म भी भरना होगा। यहाँ पे डिजाइन एक्ट में छोटी छोटी चीजों के लिए भी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना होगा वो भरना होगा फॉर्म नंबर 14, ठीक है। तो कंट्रोलर कैन नॉट करेक्ट द एरर्स ऑटोमेटिकली अनलेस रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो करेक्शन इज नॉट ऑटोमेटिक, यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर द करेक्शन ऑफ दीज क्लरिकल एरर्स, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है आपके नाम में, लाइक रजिस्टर में आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, आप फॉर्म 14 भरिए एंड योर क्लरिकल एरर्स विल बी करेक्टेड। ओके